हेलो एवरीवन, आई एम स्नेहा एंड यू आर वाचिंग एड्यू जर्नी विद स्नेहा। स्टूडेंट्स, एग्जाम पास आ रहे हैं और मैं जानती हूँ कि लास्ट मिनट प्रिपरेशन का प्रेशर कितना ज़्यादा होता है। इसीलिए आज इस वीडियो में हम कोई रैंडम रिवीजन नहीं करेंगे। मैंने वो 10 हाई वेटेज क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं जो आपका पूरा सिलेबस कवर करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। पॉइंट्स में आंसर होंगे, प्रोफेशनल फॉर्मेट होगा और टॉपर टिप्स सब कुछ आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगा, जिससे कि आपको अदर वीडियो की कोई नीड नहीं रहेगी। तो टाइम बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में हम फाइनेंस फॉर एवरीवन के 10 महाशक्ति क्वेश्चंस को देखेंगे जो DU सोल के ऑल कोर्सेज के लिए कॉमन रहने वाला है। तो स्टूडेंट्स, हम देखने वाले हैं हमारे 10 हेल्पफुल रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि हमने इनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डीपली एनालाइज किया, कोई रैंडम गेस नहीं किया कि शायद ये क्वेश्चन आ सकते हैं, नहीं, बल्कि 5 साल पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज किया और जो रिपीटेड क्वेश्चन थे वो हमने आपके लिए यहाँ कवर किए हैं। प्लस इन 10 क्वेश्चंस के साथ आपका जो है 90% सिलेबस यहीं से कवर हो जाएगा। तो इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि ये 10 क्वेश्चन आपके फाइनेंस सिलेबस के लिए हार्ड रहने वाले हैं। और वहीं तीसरा, अगर आप लास्ट मिनट रिवीजन पर हो, आपने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा है, अब एग्जाम प्रिपरेशन के लिए आप यहाँ आए हो, तो दिस डेफिनेटली विल बी हेल्पफुल फॉर यू। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज फाइनेंशियल लिटरेसी, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस एंड द कंपोनेंट्स ऑफ अ सक्सेसफुल फाइनेंशियल प्लान। यानी कि हमें फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में बताना है कि फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होती है और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स बताने हैं जो एक अच्छी खासी फाइनेंशियल प्लान के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इंट्रोडक्शन है हमारा, फाइनेंशियल लिटरेसी इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड इफेक्टिवली यूज वेरियस फाइनेंशियल स्किल्स। यानी कि फाइनेंशियल लिटरेसी क्या है? एक ऐसी एबिलिटी है कि अपने पैसे को अच्छे से समझना और उसको अच्छे तरीके से यूज़ करना। क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आपको पैसा कमाना आता है, बल्कि फाइनेंशियल लिटरेसी का कहना ये है कि आपको पैसा कमाना तो आता ही है, इसके साथ साथ आपको ये भी पता है कि आप अपने पैसे को कैसे मैनेज करोगे। आपको पता है कि सही जगह कब इन्वेस्ट करना है, कितना सेव करना है, आपको पूरी नॉलेज होना ही फाइनेंशियल लिटरेसी है। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब ये होता है कि पैसे को अच्छी तरीके से मैनेज करना। अकॉर्डिंग टू OECD, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जो अलग अलग कंट्रीज़ को जो है उसकी इकोनॉमी के लिए, एजुकेशन के लिए, फाइनेंस के लिए अलग अलग सजेशंस देती है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका ये कहना है कि अच्छे खासे फाइनेंशियल डिसीजन के लिए हमारा अवेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें कहाँ खर्च करना है, कितना सेव करना है, हमें पूरी नॉलेज होनी चाहिए। और हमारा बिहेवियर नेसेसरी होता है, हम उसको जो है एक समझदारी से पैसे को यूज़ करना इंपॉर्टेंट है। अब एक अच्छे खासे फाइनेंशियल प्लान के लिए क्या कंपोनेंट्स मैटर करते हैं? सबसे पहला है बजट। यानी कि जब हमारे पास हमारी इनकम आती है तो हमें उसको जब बजट बना के यूज़ करना चाहिए। 50-30-20 रूल हमें अपनाना चाहिए। इसमें क्या होता है, 50% हमारी इनकम का हम हमारी नीड्स पर यूज़ करते हैं, जो नॉन नेगोशिएबल होती हैं, जिसको हम जो है डिनाई नहीं कर सकते, जिसके बगैर घर चलता ही नहीं है, वो हमारी नीड्स होती हैं, उस पर हम हमारी इनकम का 50% खर्च करेंगे। वहीं 50% के बाद 30% हम हमारी वांट्स पर, जो हमारी चाहते होती हैं, जो हम हमारी इंजॉयमेंट के लिए यूज़ करते हैं, और इनकम का 20% हम हमारी सेविंग्स पर यूज़ करेंगे। तो ये होता है हमारा बजट का 50-30-20 रूल बनाकर चलना। दूसरा है हमारा डेप्ट मैनेजमेंट। यानी कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे लिए गुड डेप्ट क्या है और बैड डेप्ट क्या है। गुड डेप्ट होता है एक अच्छा खर्च और वहीं बैड डेप्ट होता है बुरा खर्च। गुड डेप्ट में हमारे वो खर्चे आते हैं जिसमें जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो हमें आने वाले फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाले होते हैं। जैसे कि एजुकेशन लोन, जब हम एजुकेशन लोन लेते हैं तो उसकी वजह से हमें क्या होता है, हमारी एजुकेशन अच्छी होगी, एजुकेशन अच्छी होगी तो हमें जॉब अच्छी मिलेगी, जॉब अच्छी मिलेगी तो हमारी इनकम ज़्यादा होगी, ठीक है। और वहीं बैड डेप्ट होता है हमारे बुरे खर्च, जैसे कि हाई इंटरेस्ट वाले क्रेडिट कार्ड्स को यूज़ करना, जिनकी वजह से क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ बेफिजूल खर्चे ही होते हैं, ये हमें कोई फ्यूचर में हेल्प नहीं करते। जैसे कि जब हमारे पास क्रेडिट कार्ड होता है तो उसमें क्या होता है, हमारी बेफिजूल खर्ची होती है, लाइक शॉपिंग हो गया, लग्जरी आइटम्स पर हम ज़्यादा स्पेंड करते हैं, तो ये हमारे बैड डेप्ट होते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारे लिए गुड डेप्ट क्या है एंड बैड डेप्ट क्या है। तीसरा है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, नोइंग दैट स्टार्टिंग स्मॉल एंड अर्ली लीड्स टू मैसिव वेल्थ बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट अर्न ऑन इंटरेस्ट। यानी कि हमें ये पता होना चाहिए कि जब हम छोटे से या कहीं जल्दी शुरू करते हैं तो उसकी वजह से हमारे पास इनकम भी ज़्यादा जनरेट होती है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है, जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट लगाते हैं ना तो उसकी वजह से क्या होता है, जैसे कि आपने जो प्रिंसिपल अमाउंट रखा वो आपको मिल, फिर प्लस आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम आपको जो है अमाउंट के साथ साथ इंटरेस्ट दोनों मिलेगा, ठीक है। यानी कि हर टाइम आपको जो है इंटरेस्ट प्रोवाइड होता रहता है। आगे है रिस्क वर्सेस रिटर्न, अंडरस्टैंडिंग दैट हायर रिटर्न ऑलवेज कम विद हाई रिस्क, अ लिटिल % बैलेंस बोथ। यानी कि इसमें हमें ये भी पता होना चाहिए कि रिस्क और रिटर्न क्या होता है। जब हमारे पास रिस्क ज़्यादा होता है, जब हमें पता है कि इसमें अगर हम पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो हमारे पास रिस्क ज़्यादा है, तो उसमें अगर रिस्क होता है, रिस्क ज़्यादा है तो इसका मतलब आपके पास रिटर्न भी ज़्यादा आएगा, ठीक है। और वहीं जहाँ पे रिस्क कम होता है वहाँ पे आपका जो पैसा रिटर्न होता है वो भी कम ही होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हमारी जो FD होती हैं वो सेफ़ होती है, इसमें रिस्क कम होता है, बट आपको जो इसमें पैसा रिटर्न होता है वो भी तो कम रिटर्न होता है।
और वहीं जो हमारी स्टॉक मार्केट होती है, इसमें क्या होता है, इसमें हमारा रिस्क ज़्यादा होता है कि पैसा आए या फिर पैसा घट भी सकता है। बट रिस्क ज़्यादा होने की वजह से इसमें जो है रिटर्न भी ज़्यादा ही होता है, ठीक है। तो सेम थिंग यहाँ पे लिखी हुई है कि हमें ये पता होना चाहिए जहाँ पे रिस्क ज़्यादा होता है वहाँ पे हमारा रिटर्न भी ज़्यादा होता है। और एक जो लिटरेट पर्सन होगा, जिसको फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में पता होगा कि पैसे कैसे यूज़ करने हैं, तो वो इन दोनों को बैलेंस बनाकर चलेगा। अगला है, हमें इमरजेंसी फंड के बारे में भी पता होना चाहिए, यानी कि द इम्पोर्टेंस ऑफ कीपिंग 6 मंथ ऑफ एक्सपेंसेस असाइड फॉर अनफोर्सेन सर्कमस्टांसिस लाइक मेडिकल इशू और जॉब लॉस। यानी कि हमें जो है हमारी फ्यूचर एमरजेंसीज के लिए भी पैसे इकट्ठे रखने चाहिए, उसको हम इमरजेंसी फंड कहते हैं। और इसमें यह लिखा हुआ है कि जो हमारा एक 6 महीने का खर्चा होता है ना, उतना हमें इमरजेंसी फंड के लिए रखना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता फ्यूचर में कब क्या कैसी सिचुएशंस आ जाए, वी हैव नो आइडिया। तो मेडिकल इशू भी हो सकता है या फिर हमारी जॉब लॉस भी हो सकती है। ऐसी ऐसी फ्यूचर सिचुएशंस के लिए जो है इमरजेंसी फंड इकट्ठा करके रखना चाहिए, जिससे कि हमें जो है आने वाली फ्यूचर में कोई फाइनेंशियल रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो। तो इन कंक्लूजन वी कैन से दैट फाइनेंशियल लिटरेसी इज़ अ लाइफ स्किल, यानी कि फाइनेंशियल लिटरेसी एक लाइफ स्किल है जो हमें बताती कि हमें हमारे पैसे को कैसे यूज़ करना चाहिए कि इफेक्टिव मैनर में, जिसकी वजह से आने वाले फ्यूचर में या प्रेजेंट में भी हमें जो है फाइनेंस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो। तो फाइनेंशियल लिटरेसी की वजह से क्या होता है, एक ह्यूमन बीइंग को जब फाइनेंशियल पता है कि उसको पैसा कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, उसकी वजह से वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो पाता है। और जब एक ह्यूमन बीइंग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगा, उसको समझ होगी कैसे क्या पैसा यूज़ करना है, तो उसकी वजह से कंट्री में भी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहती है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, डिफरेंशिएट बिटवीन सेविंग एंड करंट अकाउंट, यानी कि हमें सेविंग और करंट अकाउंट के बारे में बताना है कि इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। फिर हमें बताना है विच वन इज़ बेटर फॉर अ स्मॉल बिजनेसमैन, एक स्मॉल बिजनेसमैन के लिए कौन सा अकाउंट बेटर रहेगा, क्या सेविंग अकाउंट सही रहेगा या करंट अकाउंट रहेगा, वो हमें बताना है। इंट्रोडक्शन है हमारा कि जब भी हम फॉर्मल फाइनेंस में जाते हैं या फॉर्मल फाइनेंस की बात करते हैं, तो सबसे पहला कदम हमारा क्या रहता है, बैंक अकाउंट, ठीक है। फॉर्मल फाइनेंस का मतलब होता है कि पैसे का सिस्टम, ठीक है, जो हमारे लिए लीगल होता है, सेफ होता है, प्लस रिकॉर्ड सिस्टम होता है इसमें, ठीक है। तो ये फॉर्मल फाइनेंस कहलाता है। तो जब भी हम फॉर्मल फाइनेंस की ओर जाते हैं, हमारा फर्स्ट स्टेप रहता है बैंक अकाउंट, ठीक है। और बैंक जो है अलग अलग कस्टमर्स की नीड्स के अकॉर्डिंग उन्हें उनके टाइप के अकाउंट्स ऑफर करता है। और दो मेन कॉमन हमें सुनने में आते हैं, सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इनका प्राइमरी पर्पस क्या होता है, ये किस लिए यूज़ किए जाते हैं। तो जो सेविंग अकाउंट्स होते हैं वो इंडिविजुअल्स के लिए यूज़ किए जाते हैं, मोस्टली सेविंग्स के लिए। और वहीं करंट अकाउंट्स जो होते हैं वो बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए यूज़ किए जाते हैं। इंटरेस्ट रेट की अगर हम बात करें, सेविंग अकाउंट्स में टिपिकली हमें जो है 2.5 या 4% का इंटरेस्ट देखने को मिलता है, और वही करंट अकाउंट्स में हमें जो है कोई भी इंटरेस्ट देखने को नहीं मिलता। ऐसा क्यों कि सेविंग अकाउंट्स में हमें जो है इतना इंटरेस्ट देखने को मिलता है, वहीं करंट में हमें एक भी इंटरेस्ट देखने को नहीं मिलता। इसीलिए सेविंग्स में क्या होता है, हमारे पैसे सेव होते हैं, ठीक है, इसमें हम डिपॉजिट करके रखते हैं। तो बैंक आपके पैसे को यूज़ करके जो है दूसरों को लोन देता है, तो इसीलिए आपके पैसे पे वो जो है इंटरेस्ट लगाता है, ठीक है। और वहीं दूसरी ओर करंट अकाउंट की अगर हम बात करें, तो करंट अकाउंट में जो पैसा होता है वो स्टेबल नहीं होता, क्योंकि इसमें बिजनेस ट्रांजैक्शंस चलती रहती हैं, तो पैसा जो है इसमें स्टेबल नहीं मिलता बैंक को, जिसकी वजह से वो इंटरेस्ट भी नहीं लगा पाता। आगे ट्रांजैक्शन लिमिट्स की अगर हम बात करें, तो सेविंग अकाउंट्स में जो है मंथली ट्रांजैक्शंस हम कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हमें जो है मंथली ट्रांजैक्शंस की लिमिट्स दी होती है। और वही करंट अकाउंट्स में हमें ऐसी कोई लिमिटेशंस देखने को नहीं मिलती, हम जितनी चाहें उतनी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। अगला है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, यानी कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का मतलब ये है कि आप कितना पैसा निकाल सकते हो और कितना जमा कर सकते हो। करंट अकाउंट्स में जो है ओवरड्राफ्ट आपको फैसिलिटी देखने को मिलती है कि बैंक में आपका पैसा जितना जमा है उससे ज़्यादा भी आप विड्रॉ कर सकते हो। और वहीं सेविंग में क्या होता है कि आप उतना ही पैसा विड्रॉ कर सकते हो जितना अपने अवेलेबल होता है आपके अकाउंट में। नेक्स्ट है हमारा मिनिमम बैलेंस, यानी कि सेविंग अकाउंट जो होता है ना, उसमें हमें जो है कम पैसा मिनिमम बैलेंस रखना होता है, और वहीं करंट अकाउंट्स में हमें पैसा ज़्यादा रखना होता है। जैसे कि जनरली अगर हम बात करें, सेविंग अकाउंट्स में हमें 1,000 से 5,000 के बीच में मिनिमम बैलेंस रखना होता है, वहीं करंट अकाउंट्स में हमें 10,000 या कहीं 50,000 तक का पैसा इसमें रखना होता है एज अ मिनिमम बैलेंस। तो इन कंक्लूजन वी कैन से दैट फॉर अ स्मॉल बिजनेस मैन करंट अकाउंट बेटर रहता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, उसको कोई ट्रांजैक्शन लिमिट्स देखने को नहीं मिलती, वो जितनी चाहे उतनी ट्रांजैक्शंस कर सकता है। दूसरा, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज में देखने को मिलती है कि उसके बैंक में जितना है उससे भी ज़्यादा वो जो है विड्रॉ कर सकते हैं एक बार में, जिसकी वजह से कैश फ्लो मैनेज करना ईजी रहता है। प्लस इन सब के साथ जो है इन्हें कोई इंटरेस्ट देखने को नहीं मिलता, ठीक है, करंट अकाउंट में कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, व्हाट इज़ इंश्योरेंस, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन लाइफ, हेल्थ एंड जनरल इंश्योरेंस। हमें ये बताने कि इंश्योरेंस क्या होता है, अलग अलग टाइप के जो इंश्योरेंस होते हैं लाइक लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस, उनके बीच में डिफरेंस हमें बताने।
इंट्रोडक्शन में हम ये कहेंगे कि इंश्योरेंस जो होता है वो एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसे हम इंश्योर्ड पॉलिसी कहते हैं। इसमें क्या होता है, हर इंडिविजुअल को जो है फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है या कि रिम्बर्समेंट इसमें मिलती है। जब भी उसका कोई लॉस हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी जो है उसका फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। और ये मेनली इंश्योरेंस जो होता है वो सारा रिस्क पूलिंग पर काम करता है। रिस्क पूलिंग क्यों, इसमें क्या होता है, ये एक पूल होता है जिसमें हम पैसे हमारा इन्वेस्ट करते रहते हैं, जो एक पूल में इकट्ठा होता रहता है, ठीक है। और जब भी किसी पर्सन को नीड होती है तो इस पूल में से उसको पैसे दे दिए जाते हैं। तो अब हम ये देखेंगे इन तीनों में ही हमारा क्या सब्जेक्ट मैटर करता है, यानी कि क्या चीज़ इंश्योर की जाती है। लाइफ इंश्योरेंस में ह्यूमन बींग की जो लाइफ होती है उसे इंश्योर किया जाता है। हेल्थ इंश्योरेंस में जब भी कोई पर्सन हॉस्पिटलाइज होता है या जो कहीं उसके मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्चा होता है वो हेल्थ इंश्योरेंस उठाता है। जनरल इंश्योरेंस में क्या होता है, जो हमारे फिजिकल एसेट्स होते हैं, हमारी गुड्स होते हैं, हमारी कार्स, प्रॉपर्टी, हाउसेज, वो सब इसमें इंश्योर किए जाते हैं। अब अगर हम इनके मेन ऑब्जेक्टिव की बात करें कि इनका काम क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस का काम ये होता है कि जब हम लाइफ इंश्योरेंस को लेते हैं तो लाइफ इंश्योरेंस क्या करता है, जब भी हमारी डेथ हो जाती है या कहीं जब भी हमारे रिटायरमेंट की हमें हेल्प चाहिए होती है तो ये फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है। वही हेल्थ इंश्योरेंस का मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो हमारी सेविंग्स होती हैं वो हमारे हॉस्पिटल्स के बिल्स में खर्च ना हो जाए, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है, ठीक है। और जनरल इंश्योरेंस क्या करती है, जो भी हमारे एसेट्स होते हैं, कार हो गया, चाहे वो एक्सीडेंट में ख़राब हो गया, फायर, तो इसकी वजह से जो भी लॉस या डैमेज हमें होता है तो कंपनी हमें पैसे देकर कंपनसेट करती है। अब हम देखते हैं पेमेंट ट्रिगर, यानी कि हमें पैसा मिलता कब है। लाइफ इंश्योरेंस में पैसा हमें डेथ के बाद मिलता है, ठीक है, या कहीं जब हमारी जो पॉलिसी टर्म होता है वो एक्सपायर हो जाता है तब मिलता है। हेल्थ इंश्योरेंस में पैसा हमें जब मिलता है जब जो इंश्योर्ड पर्सन होता है वो बीमार हो जाए या हॉस्पिटलाइज होता है तब। जनरल इंश्योरेंस में पैसा हमें तब मिलता है जब भी हमारी जो जिस चीज़ का हमने इंश्योरेंस करा रखा होता है वो चोरी हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए उसे, या फायर हो जाए। तो कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी फॉर द फैमिली। लाइफ इंश्योरेंस क्या करता है, वो फैमिली को एक लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। वहीं हेल्थ और जनरल इंश्योरेंस क्या करता है, इमीडिएट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जो हमें फ्यूचर में नहीं पता कब क्या हो जाए उसके लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो एक कंप्लीट फाइनेंशियल प्लान में हमें जो है इन तीनों को इंक्लूड करना चाहिए जिससे कि हमारी लाइफ भी सिक्योर रहे और हमारी प्रॉपर्टी भी सिक्योर रहे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, एक्सप्लेन यूपीआई एंड द असेंशियल सेफ्टी मेजर्स फॉर डिजिटल पेमेंट्स। यानी कि हमें यूपीआई के बारे में बताना है और यूपीआई यूज़ करते हुए हमें क्या क्या सेफ्टी मेजर्स रखने चाहिए वो हमें बताना है। इंट्रोडक्शन है हमारा यूपीआई, जिसकी फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेरेंस। ये जो है एक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है जो कि डेवलप किया था एनपीसीआई ने, यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने यूपीआई को लॉन्च किया था। यूपीआई क्या काम करता है, यूपीआई जो है इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र का काम करता है, यानी कि इसको जो है हम हमारे मोबाइल से और बैंक अकाउंट्स के बीच में ये जो है इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र का काम करता है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ हम जो है अपने वीपीआई से या मोबाइल नंबर से यूज़ करके पेमेंट कर सकते हैं। मेन कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें, सबसे पहले आर्किटेक्चर ऑफ यूपीआई। यूपीआई जो है हमारा टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन पर काम करता है। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होता है कि ये जो है इसमें सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों की नीड होती है सेफ्टी के पर्पज़ से। पहला आपका नंबर होता है और दूसरा आपका पिन होता है, इस पर ये पूरा काम करता है। और दूसरा हम ये कह सकते हैं कि ये जो है हमारे अलग अलग बैंक अकाउंट्स को सिंगल ऐप से लॉगिन करता है, ठीक है, चाहे वो फ़ोन पे हो, गूगल पे हो या पेटीएम हो। सेकंड है हमारा इंस्टेंट एक्सेसिबिलिटी, यानी कि इसमें जो है इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र हो जाती है। यूपीआई जो है 24/7 आवर काम करता है, साल के हर दिन 365 डेज़ काम करता है। चाहे गवर्नमेंट हॉलीडे हो या बैंक हॉलीडे हो, ये बंद नहीं होता, इसमें ट्रांसफ़र चालू रहती है। और वहीं जो हमारे एनईएफटी होते हैं या आरटीजीएस होते हैं उनकी तरह ये नहीं होता, इसमें जो होती हैं टाइम बाउंडेशंस होती है और हॉलीडेज़ की इसमें बाउंडेशंस होती है। अब है हमारा वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, यानी कि इसमें जो है हमें हमारी सेंसिटिव डिटेल्स, यानी कि जो हमारी मेन पर्सनल डिटेल्स होते हैं, लाइक अकाउंट नंबर हो गया या आईएफएससी कोड हो गया, वो शेयर करने की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ एक सिंपल आईडी जिसका फॉर्मेट ऐसा कुछ होता है वही इनफ होता है ट्रांसफ़र। सेफ्टी मेजर्स की अगर हम बात करें, इसमें सेफ्टी हमें प्रोवाइड की जाती है पिन रोल की वजह से, यानी कि सिर्फ और सिर्फ पिन की यूज़ की जाती है मनी सेंड करने के लिए। इवन रिसीव करने के लिए भी पिन की ज़रूरत नहीं होती, इसीलिए कहा जाता है हमें पिन कभी भी किसी को शेयर नहीं करना चाहिए। और लास्ट है हमारा क्यूआर कोड सिक्योरिटी, यानी कि इसमें जो है हमें कोई भी ट्रांसफ़र करने के लिए क्यूआर कोड को स्कैन करना इंपॉर्टेंट होता है। कुछ फ्रॉड क्या करते हैं, हमें रिसीव मनी का क्यूआर कोड देते हैं जिससे की वजह से हम उसे स्कैन करें और अपना पिन एंटर करें और पिन उनके पास चला जाए। तो इसीलिए कहा जाता है किसी भी क्यूआर कोड को सिर्फ और सिर्फ जो ट्रस्ट वर्दी क्यूआर कोड होते हैं उन्हें ही हमें स्कैन करना चाहिए और अपना पिन किसी को भी शेयर नहीं करना चाहिए। तो कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं यूपीआई की वजह से इंडियन इकोनॉमी जो है काफ़ी ज़्यादा इजी हो गई है, रिवॉल्यूशन आया एक तरीके से उसमें। और ये कैश लाइट हो चुके हैं, यानी कि अब लोग जो है वो ऑफलाइन पैसे इतना यूज़ नहीं करते जितना ऑनलाइन पेमेंट यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन हमें ये भी याद रखना होगा कि अगर हमें ये यूपीआई या कोई डिजिटल जब हम यूज़ करते हैं
जब हम डिजिटल ट्रांजैक्शंस का यूज़ करते हैं तो उसमें हमें डिजिटल लिटरेसी का भी होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी वजह से हम इन सारे साइबर फ्रॉड या साइबर क्राइम से बचे रहें। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, डिस्कस वेरियस पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स अवेलेबल इन इंडिया। यानी कि हमें पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स के बारे में बताना है जो हमारे इंडिया में अवेलेबल है। इंट्रोडक्शन है हमारा, पोस्ट सेविंग स्कीम्स आर इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज प्रोवाइडेड बाय द इंडिया पोस्ट. These are highly popular among small investors and rural populations because they are backed by the government of India, making them zero risk investment. पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स जो हैं ऐसी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, और ये मेनली जो है यूज़फुल होती है स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए या कहीं रूरल पॉपुलेशंस के लिए। क्यों सेफ़ होती है? क्योंकि ये जो है एक तो गवर्नमेंट इसको हैंडल करती है, तो उनके लिए उन्हें सेफ़ फील होता है कि इसमें कोई ज़्यादा रिस्क नहीं है। ठीक है। दूसरा, ज़ीरो रिस्क होता है। क्यों रिस्क नहीं होता इसमें? क्योंकि गवर्नमेंट उनको हेल्प कर रही है, गवर्नमेंट इसका बोन है, गवर्नमेंट इनको सपोर्ट प्रोवाइड करती है। कुछ ऐसी स्कीम्स है हमारी जैसे कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसे इन शॉर्ट हम पीपीएफ बोलेंगे। इसमें क्या होता है, आप 15 साल तक अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, और 15 साल के बाद आपको इंटरेस्ट के साथ आपको पैसा प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, और अंडर सेक्शन 80C के आपको टैक्स बेनिफिट्स इसमें मिल जाते हैं। दूसरा है हमारा सुकन्या समृद्धि योजना। ये मेनली बच्चों के लिए होती है, लड़कियों के लिए होती है जिनकी एज 21 प्लस होती है, उनके लिए इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें आप जो है अपनी डॉटर्स के लिए इसमें पैसा इन्वेस्ट करते हो, हाई इंटरेस्ट होता है, और इसमें जो है अपनी स्मॉल सेविंग्स को आप इन्वेस्ट कर सकते हो जो कि आपको बाद में हाई इंटरेस्ट के साथ भी मिलता है। अगला है किसान विकास पत्र। इसमें क्या होता है, ये मेनली एक ऐसा है जिसमें आप अगर 9 साल तक भी अपना पैसा जमा रखते हो तो आपको पैसा डबल करके मिलता है। अगला है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इन शॉर्ट NSC। इसमें क्या होता है, आपका जो है आपको 5 साल तक फिक्स्ड इनकम प्रोवाइड की जाती है इंडिया पोस्ट के द्वारा, ठीक है, और वो भी टैक्स सेविंग होती है। लास्ट है हमारा मंथली इनकम स्कीम MIS। ये मेनली जो है रिटायर्ड लोगों के लिए यूज़ की जाती है, जिनको जो है वो कुछ भी लमसम अपना डिपॉजिट करते हैं जितना भी उनके पास होता है, और बाद में उनको जो है एक फिक्स्ड टाइप का इंटरेस्ट जो है हर महीने मिलता रहता है, जिसको इन शॉर्ट हम जो है आज के टाइम पे पेंशन बोलते हैं। तो कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं, ये जो पोस्ट ऑफिस स्कीम्स होती हैं ये इंडियन मिडिल क्लास फैमिलीज़ को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती है, उनके लिए एक बैकबोन होती है। क्यों? क्योंकि एक तो एक गवर्नमेंट गारंटी होती है जिसकी वजह से उन्हें रिलायबल मिलता है, यानी कि सेफ्टी मिलती है, और टैक्स इफिशिएंसी भी प्रोवाइड हो जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा, डिफरेंशिएट बिटवीन सेविंग एंड करंट अकाउंट, विच वन इज सुटेबल फॉर स्टूडेंट। तो जैसे कि हम ये क्वेश्चन ऊपर कर चुके हैं कि सेविंग अकाउंट क्या होता है, करंट अकाउंट क्या होता है, ठीक है। तो सेविंग और करंट अकाउंट आप अगेन वीडियो देख सकते हो जिसमें आपको पता चल जाएगा कि सेविंग अकाउंट हम जो है ऑर्डिनरी पीपल यूज़ करते हैं सेविंग्स के लिए हमारी, ठीक है, और वहीं जो करंट अकाउंट होता है वो बिजनेसमैन इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर इसमें स्टूडेंट्स के लिए पूछा है कि स्टूडेंट्स के लिए कौन सा अकाउंट सूटेबल रहेगा, वो हम बताते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए एक सेविंग अकाउंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा आइडियल रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि इसमें जो है इंटरेस्ट बच्चों को मिलता है एज अ पॉकेट मनी, और लोअर मेंटेनेंस कॉस्ट, इसमें जो मिनिमम बैलेंस रखना होता है वो भी कम रखना होता है। तो स्टूडेंट्स के लिए कौन सा अकाउंट बेटर है? सेविंग अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग। यानी कि कंपाउंडिंग की पावर क्या होती है, उस कॉन्सेप्ट को हमें बताना है, और क्यों इसको 8 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, यानी कि दुनिया का 8वां अजूबा क्यों कहा जाता है। पहला हम ये देखेंगे कि जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है वो टाइम टू टाइम बढ़ती रहती है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, हमारा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जो है टाइम टू टाइम एक्यूमुलेट होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है, ठीक है। और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसको जो है 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा था, इसकी इसी कॉन्सेप्ट की वजह से कि हर टाइम पे इसको जो है हमें इंटरेस्ट इंक्लूड मिलता है। अब फॉर एग्जांपल आज आपने जो है 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए, ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम आपको जो है इस पर 5% इस पर इंटरेस्ट लगेगा, जो कि आपका 10,500 रुपये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम इस अमाउंट पे आपको 5% का इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है, और फिर ये आगे चल के आपका अमाउंट हो जाएगा 11,025 रुपये, ठीक है। तो यही पावर है कि 10,000 को उसने 11,025 रुपये बना दिया, और यही कॉन्सेप्ट की वजह से इसको 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है, क्योंकि इसमें जो है हमारा जो अमाउंट होता है, हमारा जो इंटरेस्ट होता है, वही नेक्स्ट टाइम पे हमारा अमाउंट बन जाता है। अब देखते हैं हम इसे क्यों 8 वंडर बोलते हैं। पहला है इंटरेस्ट और इंटरेस्ट। जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ जो हमारा प्रिंसिपल होता है, इनिशियल अमाउंट होता है, उस पर हमें इंटरेस्ट देखने को मिलता है। बल्कि कंपाउंड में क्या होता है, हमारा जो इंटरेस्ट होता है वो प्रिंसिपल के साथ साथ एक्यूमुलेट होता रहता है, इसमें टाइम टू टाइम जुड़ता रहता है। और टाइम फैक्टर की अगर हम बात करते हैं, टाइम फैक्टर का मतलब ये है कि कंपाउंड में जब जितना ज़्यादा टाइम तक आप इन्वेस्ट करते हो उतना ज़्यादा आपकी ग्रोथ आपको देखने को मिलती है, ठीक है। क्योंकि जो छोटी सी इन्वेस्टमेंट भी होती है ना, वो आपकी वो कई सालों बाद जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि आपको इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट मिलता रहता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग की अगर हम बात करें, इसमें क्या होता है,
कि जितना ज़्यादा जल्दी आप लोग इसमें इन्वेस्ट करते रहते हो, चाहे वो पर डेली हो, मंथली हो या ईयरली, उतनी ज़्यादा आपको ग्रोथ देखने को मिलती है, ठीक है। और अर्ली स्टार्ट एडवांटेज ये रहता है कि मान लो एग्जांपल लेते हैं, एक स्टूडेंट ने 20 साल की एज पे अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करा और वहीं दूसरे इंसान ने 40 की एज पे शुरू करा, तो जो अमाउंट मिलेगा ज़्यादा वो इस 20 साल वाले बच्चे को मिलेगा, क्योंकि इसने इन्वेस्टमेंट ज़्यादा जल्दी शुरू कर दी थी और इसका जो अमाउंट है वो वेल्थ जो है ज़्यादा हो चुकी है इंटरेस्ट की वजह से, ठीक है। तो इस बच्चे ने जो 20 साल ज़्यादा पहले शुरू कर दिया, उसकी वजह से कंपाउंडिंग जो है वो इसके लिए हेल्पफुल रहा। कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं, पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो है पेशेंस और डिसिप्लिन से हमें देखने को मिलती है, ठीक है। एक बच्चे के लिए टाइम जो है एक बिगेस्ट एसेट का काम करता है, क्यों? क्योंकि एक स्टूडेंट मान लो अर्ली एज पे वो स्टार्ट करेगा, तो अर्ली एज की वजह से उसको लॉन्ग टाइम पे जो है काफ़ी ज़्यादा वेल्थ जो देखने को मिलेगी वो उसकी काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो चुकी होगी, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि भले छोटे से हम शुरू करें, लेकिन इन्वेस्टमेंट जब हम करते रहेंगे तो उसकी वजह से जो कंपाउंड की जो पावर होती है वो क्या करेगी, हमारे इस छोटे से अमाउंट को ही काफ़ी ज़्यादा लार्ज कर देगी। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टॉक मार्केट्स, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट्स क्या होते हैं वो हमें बताना है और इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है वो हमें बताना है। इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। स्टॉक मार्केट्स जो है मेनली दो सेगमेंट्स के पर कैटेगराइज किया जाता है कि जो हमारी कंपनी के शेयर्स हैं वो कब इशू किए जाएंगे, कब ट्रेड किया जाएगा उनका, उसके बेस पर हम जो है स्टॉक मार्केट को दो डिवाइड करते हैं, ठीक है। और इन्हीं दोनों पार्ट्स को, प्राइमरी और सेकेंडरी को, कौन रेगुलेट करता है, कौन चेकिंग रखता है इस पर? SEBI, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। डेफिनेशन की अगर हम बात करें, प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होता है जिसमें न्यू सिक्योरिटीज़, जो न्यू शेयर्स होते हैं वो लॉन्च किए जाते हैं, ठीक है। और वहीं जो सेकेंडरी मार्केट होता है उसमें क्या होता है, जो एग्जिट यानी कि जो ऑलरेडी शेयर्स बेचे जा चुके हैं उनका ट्रेड किया जाता है, ठीक है, वो सेकेंडरी होते हैं। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं, प्राइमरी में हमें डायरेक्ट न्यू शेयर्स देखने को मिलते हैं और वहीं सेकेंडरी में हमें ऑलरेडी जो हम कंपनी हमें बेच चुकी होती है, हम उसको फर्दर जब ट्रेड करते हैं उसका, तो वो सेकेंडरी में आते हैं। अब हम पार्टिसिपेंट्स की अगर हम बात करें, पार्टिसिपेंट्स यानी कि इसमें कौन कौन होते हैं। प्राइमरी मार्केट में मेनली जो कंपनी होती है वो डायरेक्टली इन्वेस्टर को सेल करती है, ठीक है। प्राइमरी हमने देखा था कि इसमें न्यू शेयर्स लॉन्च किए जाते हैं, तो ये न्यू शेयर्स जो होती है वो डायरेक्ट कंपनी लॉन्च करती है और किसको लॉन्च बेचती है, वो डायरेक्ट इन्वेस्टर, इनके बीच में डायरेक्ट डील होती है, ठीक है। जो सेकेंडरी मार्केट होता है इसमें क्या होता है, जो ऑलरेडी ये जो नए सेल्स ऑलरेडी हमने किसी को बेच दिए, उसके बाद इन्वेस्टर्स आपस में इनकी बेचते हैं और सेल करते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम समझते हैं कि मान लो किसी कंपनी ने आपको कोई सेल्स शेयर की, ठीक है, वो तो न्यू सेल्स की हैं तो वो प्राइमरी स्टॉक कहलाएगा। और वहीं इन सेल्स को जब आप किसी अपने फ्रेंड को सेल करोगे, ठीक है, यानी कि ऑलरेडी सेल हो चुके हैं कंपनी के द्वारा, तो जब आप अपने फ्रेंड को सेल करोगे तो ये सेकेंडरी स्टॉक कहलाएगा। अब प्राइस डिटर्मिनेशन की बात करते हैं कि इसमें जो शेयर्स का प्राइस होता है वो कौन डिसाइड करता है। प्राइमरी मार्केट में सिंपल सी बात है, जब डायरेक्ट कंपनी अपने शेयर्स को सेल कर रही है तो उसमें जो प्राइस डिसाइड किया जाएगा वो भी कंपनी ही डिसाइड करेगी। और वहीं जो सेकेंडरी मार्केट होता है उसमें प्राइस जो होता है वो डिमांड एंड सप्लाई के बेस पर डिसाइड किया जाता है। मार्केट में जिस अकॉर्डिंग डिमांड एंड सप्लाई होगी शेयर्स की, उस अकॉर्डिंग प्राइस डिसाइड किया जाता है। कैपिटल फॉर्मेशन की अगर हम बात करें कि इसमें पैसा बनता कैसे, प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, डायरेक्ट कंपनी जो है अपनी कैपिटल फॉर्म करती है अपनी ग्रोथ इंक्रीज करने के लिए। और जबकि सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, लिक्विडिटी टू इन्वेस्टर्स, यानी कि टोटल इन्वेस्टर्स पर डिपेंड होती है। जो उनके पास शेयर्स होते हैं जो वो किसी और को सेल करेंगे तब उनका जो है कैपिटल फॉर्म होगा। कंक्लूजन में हम ये कहेंगे कि दोनों मार्केट्स जो है इंडिपेंडेंट है प्लस एक दूसरे से लिंक्ड हैं। लिंक्ड कैसे हैं कि जो प्राइमरी मार्केट है उसके बगैर कोई भी शेयर का ट्रेड नहीं हो पाएगा, और वहीं सेकेंडरी मार्केट अगर नहीं होगा, सेकेंडरी मार्केट की वजह से जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनका कोई नहीं रहेगा। अब कैसे होता है, इसमें क्या होता है, प्राइमरी स्टॉक में हमें क्या देखने को मिलता है, प्राइमरी स्टॉक में हमें न्यू शेयर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। और जब न्यू शेयर्स मार्केट में आ जाते हैं, न्यू शेयर्स की वजह से हमें सेकेंडरी स्टॉक देखने को मिलता है, जब शेयर्स जो है इन्वेस्टर्स आपस में बेचते हैं, ठीक है। तो अगर प्राइमरी स्टॉक नहीं होगा तो प्राइमरी स्टॉक की वजह से सेकेंडरी स्टॉक नहीं डेवलप हो पाएगा, और सेकेंडरी स्टॉक जब डेवलप नहीं होगा तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनका कुछ दायित्व नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, व्हाट इज़ डाइवर्सिफिकेशन इन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में डाइवर्सिफिकेशन का क्या मतलब होता है। डाइवर्सिफिकेशन क्या है, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है कि जब भी हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें रिस्क मैनेजमेंट करना, ठीक है, कि हमारा कोई लॉस होता है तो हम उसको कैसे मैनेज करेंगे, वो डाइवर्सिफिकेशन कहलाता है। और इस रीजंस की वजह से ये कहता है कि हमें जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट करना चाहिए, जिसकी वजह से अगर हमें कहीं से लॉस देखने को मिलता है तो दूसरी ओर से हमें प्रॉफिट आएगा और ये लॉस हमारा कवर हो जाएगा। ये कहता है हमारा डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन की वजह से क्या होता है, हमारा रिस्क कम हो जाता है। जैसे कि अगर हम एक ही इन्वेस्टमेंट करेंगे, एक ही सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करेंगे, मान लो रियल एस्टेट में आप लोगों ने इन्वेस्ट किया और वो
लॉस हो गया तो आपको भी पूरा लॉस हो जाएगा। और वहीं आपने जो है मल्टीपल सेक्टर्स में अगर आपने इन्वेस्ट किया, लाइक गोल्ड हो गया, बॉन्ड्स हो गया, एफडी हो गया, तो उसकी वजह से आपने जो भी आपको लॉस हुआ होगा इस एक सेक्टर की वजह से वो आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, आगे है हमारा एसेट अलोकेशन, यानी कि हमें जो है मनी जब भी हमें इन्वेस्ट करनी होती है तो हमें 3 कैटेगरी में उसको डिवाइड कर लेना चाहिए। इक्विटी, डेब्ट एंड कमोडिटीज़, यानी कि इन 3 सेक्टर्स में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। इक्विटी यानी कि कोई स्टॉक में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, कोई शेयर्स हम लोगों ने खरीद लिए। और वहीं डेब्ट में यानी कि हमारे पास हमने अपने इनकम का जो भी पैसा होता है उसको एफडी रख लो, ठीक है, या फिर बैंक के साथ बॉन्ड्स बना लो जिससे कि हमें जो है इन फ्यूचर ये पैसा मिल जाए। और कोई कमोडिटी हमारे पास है, लाइक गोल्ड हो गया, तो उस पर लोन ले लेते हैं, हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो भी हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है और जो भी हमारा लॉस होता है वो कवर हो जाता है। आगे है इन्वेस्टमेंट करते हुए हमें सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन भी देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अपना सारा पैसा सिर्फ और सिर्फ एक इंडस्ट्री में, लाइक आईटी में इन्वेस्ट कर दो। आपको जो है अलग अलग सेक्टर्स में, यानी कि अगर आपको आईटी से लॉस देखने को मिलता है, बैंक में जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया होगा उससे आपको प्रॉफिट मिले और वो लॉस आपका कवर हो जाए। तो इन्वेस्टमेंट करते हुए हमें सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन भी देखना चाहिए। नेक्स्ट हमें जियोग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन देखना चाहिए, यानी कि अगर पॉसिबल है तो हमें अलग अलग कंट्रीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे की वजह से अगर एक कंट्री की इकोनॉमी डाउन जाती है, दूसरी कंट्री की इकोनॉमी अगर अप जाएगी तो हमें प्रॉफिट होगा। लास्ट है हमारा इम्पैक्ट ऑन वॉलेटिलिटी, यानी कि डाइवर्सिफिकेशन की वजह से क्या होता है, मार्केट में जो भी अप्स एंड डाउन्स होते हैं उसकी वजह से जो रिस्क होता है हमारे पैसे लॉस होने का वो हमें कम हो जाते हैं। क्योंकि अगर मान लो किसी एक जगह से हमारा लॉस हो रहा है तो दूसरी वजह से प्रॉफिट आने की वजह से हमारा ये लॉस जो है वो कवर हो जाएगा। कंक्लूजन में हम ये कहेंगे कि डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये नहीं है कि वो आपको जो है गारंटी देता है कि अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको लॉस नहीं होगा, नहीं। बल्कि डाइवर्सिफिकेशन क्या करता है, ये आपको अवेयर करता है कि अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो लॉस भी हो सकता है। तो जिसकी वजह से आप पैसा जब भी इन्वेस्ट करें तो आपको डाइवर्सिफिकेशन रखनी चाहिए, यानी कि अलग अलग जगहों पर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे की वजह से आपके जो लॉन्ग टर्म के फ्यूचर गोल्स होते हैं, लाइक वेल्थ क्रिएशन हो गया, रिटायरमेंट हो गया, उसमें आपका रिस्क कम रहे। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर म्यूचुअल फंड्स एंड हाउ डू दे वर्क। म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं और उनका काम कैसे होता है वो हमें बताना है। म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड जो है एक इन्वेस्टमेंट करने का तरीका है जिसमें इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और ये पैसा फिर इनका ये सारी सिक्योरिटीज़ खरीदने में मदद करता है, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स और अदर एसेट्स। ठीक है, और ये जो हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं फिर इसको जो है मैनेज कौन करता है? एएमसी इसको मैनेज करती है, यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी जिसको मैनेज करती है। म्यूचुअल फंड्स में हमें जो है प्रोफेशनल मैनेजमेंट देखने को मिलता है, यानी कि जब भी हम अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं एज अ बिगनर, हमें जो है एक फ़ंड मैनेजर मिलता है, यानी कि हमें एक्सपर्ट्स देखने को मिलते हैं जो हमें बताता है कि शुरुआती तौर पर हमें पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ हमारे लिए ईजी रहेगा जिससे कि हमें रिटर्न भी ज़्यादा देखने को मिले। दूसरा है डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि जब हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं ना, चाहे हमारा छोटा अमाउंट 500 रुपये तक का भी जब हम इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो उसमें अलग अलग कंपनीज़ का जो है हमें थोड़ा बहुत हिस्सा देखने को मिलता है। आगे है म्यूचुअल फंड्स में हमें लिक्विडिटी देखने को मिलती है, यानी कि इन्वेस्टर्स कैन यूजुअली सेल देयर म्यूचुअल फंड्स यूनिट्स एनी टाइम एंड गेट देयर मनी बैक इन 2 to 3 वर्किंग डेज। यानी कि म्यूचुअल फंड्स में हमें लिक्विडिटी देखने को मिलती है, यानी कि जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें हम अपना पैसा जो है अपने टाइम के अकॉर्डिंग उसे बेच सकते हैं, सेल कर सकते हैं और जो हमें मनी रिटर्न देखने को मिलती है वो भी हमें 2 से 3 दिन में देखने को मिल जाती है। आगे है एसआईपी, यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि जब कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है तो उसको रेगुलरली इन्वेस्ट करना होता है। एसआईपी जो है उसको हर महीने कुछ ना कुछ अमाउंट, फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है, जिसकी वजह से हर इन्वेस्टर में जो है एक सेविंग की आदत डेवलप हो जाती है कि हर महीने उसे इतना इन्वेस्ट करना है, यानी कि इतना सेव करना है। एनएवी क्या होता है? नेट एसेट वैल्यू क्या होता है? लाइक हम लोगों ने देखा जब भी कंपनीज शेयर्स बेचती हैं तो उनका जो यूनिट वैल्यू होती है वो प्राइस होता है, जिसकी वजह से उनकी ट्रांजैक्शंस होती है। वैसे ही जो म्यूचुअल फंड्स होता है उसकी जो यूनिट होती है वो नैव कहलाती है। इसी की वजह से जो भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स होती है वो हो पाती है कि कितना खरीदा जाएगा, कितना सेल किया जाएगा, वो सारा किसके पे डिपेंड होता है? वो एनएवी पे डिपेंड होता है। नेक्स्ट है हमारा रेगुलेशंस, यानी कि जितनी भी म्यूचुअल फंड्स की कंपनीज हैं वो स्ट्रिक्टली रेगुलेट की जाती हैं एसआईबी के द्वारा। एसआईबी हमारी क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसकी वजह से जो है इस इन्वेस्टमेंट में स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है और सेफ्टी बनी रहती है, क्योंकि इसमें स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, फ्रॉड का कोई चांस ही नहीं होता। कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि म्यूचुअल फंड्स जो है एक बिगिनर्स के लिए, चाहे वो स्टूडेंट हो या फिर यंग अर्नर हो, जब वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है म्यूचुअल फंड्स, जिसमें कि उसको जो है एक्सपर्ट्स देखने को मिलते हैं जो उसको बताते हैं कि लो रिस्क पे वो अपना पैसा कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकता है और कहाँ उसको रिटर्न अच्छा देखने को मिलेगा।
तो ये थे वो 10 क्वेश्चंस जो आपको फाइनेंस फॉर एवरीवन सब्जेक्ट में टॉप करा सकते हैं। इनके स्क्रीनशॉट ले लो और अगर आंसर की डिटेल पीडीएफ चाहिए तो नीचे पीडीएफ कमेंट कर दो, मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगी। अगर वीडियो से हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, इट मोटिवेट्स मी अलॉट। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे कॉन्फिडेंट।